दोस्तों नमस्कार। और आज मैं अपनी कहानी लेके आपके सामने हाजिर हूँ कि मेरे एक संग्रह गोरी का लैपटॉप और गोरकी की भैंस से मैंने ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है रुदन। उसके रुदन का कोई अंत नहीं था, चूँकि वह कोई संत नहीं था। यूँ उसने कभी किसी के सामने संत होने का दावा नहीं किया। जब वह किसी के द्वारा कही हुई गलत बात या गलत आचरण का विरोध करता तो सामने वाला चिढ़कर उससे यही कहता, तुम भी तो कोई संत नहीं हो। वाकई वह भी यही कहता, सच है, मैं भी कोई संत नहीं हूँ। फिर भी आपकी राय से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। महीने 15 दिनों में 2-3 बार दोस्तों के साथ पीना और अपने छोटे छोटे सुख दुख को आपस में बांटना, चाय की चुस्कियों के बीच बीड़ी के सुट्टे मारना और इस दौरान भरपूर हंसना। जो ज़िंदगी अब तक वह जी चुका है उसमें 2.5 अक्षर के प्रेम को सार्थक करते कुल जमा उसके 2.5 असफल प्रेम थे। परिवार, दोस्त, पड़ोसी और नाते रिश्तेदारों के रोज़ रोज़ के बढ़ते शिकवे गिले थे। एक एनजीओ की छोटी सी अस्थायी नौकरी की अपनी अलग तरह की मुश्किलें थी। बच्चों की अपनी मांगें थी। भाइयों का अलगाव अलग से हर वक्त तीसता रहता। वह दिन को दिन और रात को रात कहने की सज़ा भुगतने को अभिशप्त अपने पिता का सबसे नाकारा और बागी पुत्र था। और इन तमाम चीज़ों के बीच उसका अंतहीन रुदन था जो हर वक्त चलता रहता। न आंसू, न आहें और न सिसकियाँ। उसे कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा, तब भी नहीं जब उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। लोगों ने देखा और उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा भी, कैसा पत्थर दिल आदमी है। माँ नहीं रही, लेकिन जनाब की आंखों में आंसू तक नहीं। यह सच भी था, वह बिल्कुल रोया नहीं। माँ मरते दम तक उसी के पास रही थी। वह अपने बिलखते परिजनों को एक कोने में चुपचाप खड़ा होकर बस देखता रहा था। उसके होठों पर मुस्कान थी, मगर अंदर लगातार रुदन चल रहा था, कभी खत्म नहीं होने वाला रुदन। माँ का जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा हादसा था, सदमा था। माँ का जाना ध्येय का जाना नहीं था। माँ के इस तरह ऐसा में चले जाने के उसके लिए कई कई मायने थे। माँ का जाना उसकी ज़िंदगी के पुल का टूट जाना था। उसके कई सपने और बोले अबोले संवादों का टूट जाना था। एक मनहूस सन्नाटे की जड़ जमाना था। वह अपने अंदर लगातार चलते इस रुदन को बाहर लाना चाहता था, मगर उसके होठों की मुस्कान उसे जबरन अंदर ठेल देती। यही वजह थी कि वह लोगों को हर वक्त हंसता मुस्कुराता नजर आता। छुट्टी के दिन या जब कभी सुबह शाम उसके पास वक्त होता तो वह अपने घर के नज़दीक वाले पार्क में चला जाता था। महानगर और घर के कोलाहल से वह कुछ देर ही सही इस तरह बचना चाहता था। लोग उसे अजीब नज़रों से घूरते। वे चुपचाप एक पेड़ के नीचे बनी पत्थर की बेंच पर बैठकर पार्क में घूमते लोगों को देखता रहता। कुछ नए, कुछ पुराने जोड़े, कुछ परिचित, कुछ अजनबी। वह लगातार दूर तक आंखों से उनका पीछा करता। उसकी निगाहें पुरुषों की पीठ और औरतों के नितंबों पर जाकर ठहर जाती। वह मनी मन अपनी करतूत पर हंसता। कभी कभी लाफिंग क्लब के सदस्य जोर जोर से एक साथ नकली ठहाके लगाते पार्क के एक कोने में दिख जाते। उनकी बनावटी हंसी सुनकर वह सोचता, रुदन क्लब भी उतने ही आवश्यक हैं। लोगों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हंसा तो कभी भी कहीं भी जा सकता है, मगर रुदन नहीं। महानगरों में रोने की जगह है ही कहाँ जहाँ मन से जी भर कर रोया जा सके। नकली हंसी हंसने के बजाय दिल से रोना ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। अपने इस विचार से भी वह पुलक उठता है। कुछ दोस्तों और परिचितों को उसने जब यह मशवरा दिया तो वे उसे देर तक बिजुके की तरह देखते रहे। अरे यार, इसे हर वक्त रोना सूझता है। अरे यार हंस। हंस की 6वां वेतन आयोग लागू हो गया है। हंस की 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। टमाटर इतने रुपए किलो, दाल उतने रुपए किलो, मीठा तेल 150 ठोकर मारने को तैयार है। पेट्रोल 60, 70, 80 को सलाम करने वाला। और गेहूं, और फिर ये 6वें वेतन, अरे वेतन आयोग से मेरी क्या रिश्तेदारी भाई। यह झल्ला कर कहता, मोबाइल, मोटरसाइकिल, मदरा और मंदिरों लोगों की जेबों से जबरन वसूली कर रखी है। 500 का नोट बाजार में 5 मिनट तसल्ली से जेब में नहीं टिक सकता, और तुम कहते हो कि मैं हंसूं। वह सचमुच जोर का ठहाका लाकर हंस देता है। लो हंस दिया, वह कहता, मगर अंदर का रुदन अब भी जारी था। न जाने क्यों उसे अंधेरा और उदासी बहुत पसंद थे, मगर कुछ अलग तरह से।
अपने ऊपर जबरन ओढ़ी हुई मनहूस उदासी से उसे सख्त चिढ़ थी। उसे पसंद थी एक ऐसी उदासी जो जन्मजात प्रतिभा की तरह नैसर्गिक हो। यही कारण था कि उसने मीना कुमारी की हर फिल्म कई कई बार देखी। प्राकृत और वास्तविक दुख से उपजी उदासी का वह कायल था। नैसर्गिक उदासी और आकाश के रंग घुला अंधेरा उसके मुताबिक जीवन का असली तिलस्म रचते हैं। इस तरह के अद्भुत दृश्य में उसने कई बार जीना चाहा मगर कामयाबी नहीं मिली। कोई और नहीं तो पत्नी आकर टोक देते, क्या रोनी सूरत बनाकर यहाँ अंधेरे में बैठे हो। पत्नी की आवाज़ बिजली से कड़कती और अंधेरे का तिलस्म क्षण भर में टूट चुका होता। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ और वह अंधेरे के उस आसमानी रंग के तिलिस्म को कभी पकड़ नहीं पाया। बचपन में पिता की लाल लाल आंखों एवं बड़ी बड़ी मूछों से डरकर वह माँ के आंचल में दुबक जाया करता था। लाल पीले नीले फूलों और मोर तोता चिड़िया जैसे पक्षियों की कसीदागिरी से भरा माँ का आंचल उसे कभी किसी जादुई लोक जैसा लगता जो उसे हर भली और बुरी नज़र से छुपा लेता था। अब जब उसे माँ के उस जादुई आंचल की याद आती तो उसका रुदन और बढ़ जाता। उसे याद आता है महानगर से 18-20 किलोमीटर दूर 30 साल पहले का अपना गांव, जो एक साथ हंसता था और एक साथ रोता था। याद आता है अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ लड़ना झगड़ना हंसना, मगर आज ने गांव बचा है और ने वो बचे हैं। घर में हर वक्त अबोला पसरा रहता है, लगता है जैसे सबके सब किराएदार हों। आजू बाजू बनते बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, जर देखो उधर दुकानें सारे रिश्तों को बाजार ले गया था। गांव महानगर के विशाल पेट में हजम हो चुका था। जब माँ थी तो उसने बड़े लाड से कहती, बड़के की तरह तू भी अफसर बनना। पिता को उम्मीद थी कि एक दिन वह जरूर बड़ा आदमी बनेगा, मगर वह सबकी आशाओं पर तुषारापात कर बना भी क्या, कुछ भी तो नहीं। पिता दहाड़ते, माँ अफसोस करती, भाई ताने देकर मुँह बिचकाते, पत्नी अपने नसीब को कोसती। अरे कविता कहानी कौन से दूध देंगे, इतनी मेहनत तो पढ़ाई में की होती तो आज मैं भी अफसरानी कहलाती। बच्चे आए भर कर रह जाते और वह श्रम इन सबसे तटस्थ दूर कहीं खोया अपने में मगन रहता। उसके दोस्त भी कमोबेश ऐसे ही थे। किसी को भी करोड़पतियों की सूची में शामिल होने की लालसा नहीं थी, न जल्दी थी। वे सब भी खुश होते तो महीने 2 महीने में किसी एक के यहाँ इकट्ठे होकर अपने किए गए कामों की समीक्षा करते, गप्पे लड़ाते, हंसते रोते और पीकर झगड़ भी लेते। सुबह फिर अपने अपने कामों पर निकल जाते। महीने 2 महीने बाद फिर कोई एक फ़ोन कर उसे बताता, अरे ललित की पेंटिंग 50,000 में बिकी है, आज शाम को पार्टी आ जाओ, नई नई कविताएं लेकर आना। नमन की कहानी लेकर आ रहा है और वह झोला उठाए चल देता। रवि के यहाँ सबका अड्डा जमता। रवि के यहाँ परिवार जैसा कोई बखेड़ा नहीं था। वह खुद अच्छी तरह जानता था कि सभी दोस्त अपनी बीवियों से सिर्फ एक ही वादा करके आते थे जैसे वह करके आता था। उसकी पत्नी सख्त लहजे में हिदायत देती, पीना मत। अरे पीने का क्या काम माँ, इतनी दूर क्या मैं सिर्फ पीने के लिए जाऊँगा? नहीं नहीं, तुम इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र रहो। सभी दोस्त उसकी तरह यही वादा करके आते थे और फिर बोतल खुली जाती। हाँ अब पढ़ो, अतुल कहता। वह एक छोटी सी कविता पढ़ता, तब तक सलील का मोबाइल घनघना उठता। रवि इस बीच सभी के लिए दूसरा पैक बना डालता। कविता के प्रभाव को मोबाइल का एनी कट रोक लेता। फोन पर सलील की पत्नी थी। दफ्तर तो 5 बजे बंद हो चुका है, अब 7 बजने को हैं, कहाँ अटक गए? अरे यार आता हूँ, बैडमिंटन खेलने लग गया था। कितनी देर में आ रहे, चाय पर इंतजार करूं? सलील की पत्नी की आवाज़ तंग होती जाती है। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, चाय तुम पी लेना। सलील झट से मोबाइल बंद कर कहता है, अब शुरू करो। वह फिर शुरू करता है। एक लंबी कविता थी। एक पैरा खत्म हुआ ही था कि अतुल का मोबाइल शुरू हो जाता है। 1 घंटे की कह कर गए थे, कहीं फिर से तो शुरू नहीं हो गए? अरे कैसी बातें करती हो प्रभा? अतुल ने एक ही सांस में बची हुई बिस्की गटक कर कहा, रास्ते में हूँ, जाम लगा है बाबा, आने में टाइम तो लगता है ना। ठीक है, पी कर आए तो खाने की उम्मीद मत करना मुझसे। अतुल ने पत्नी की तीखी चेतावनी को जज्ब कर मोबाइल बंद कर दिया। वह कभी रवि को देखता तो कभी सलील को, कभी नमन को, तो कभी जतिन की तरह आंखें फाड़ता। तीसरा पैग बनाते वक्त अरी ने कहा, तेरे सुनेंगे किस दिन यार। हर बार लगभग यही दृश्य दोहराया जाता। वे सब बीवियों की नज़र में दारूड़े थे, घर से घोषितवागी थे। उनके पिता मोटे दहेज का इंतजार करते रहे और वे अपनी मनपसंद की लड़कियों से शादी कर यहाँ महानगर में अड्डा जमाए हुए। कोई पत्रकारिता कर रहा था, कोई पेंटिंग कर रहा था, कोई फ्रीलांसर था, तो कोई किसी एनजीओ में अटक कर अपनी कहानी कविताओं की दुनिया में डूबा हुआ था। वे
सब तंग जेब और बड़े दिल के मालिक थे। ज्यों ज्यों जेब तंग होती जाती त्यों त्यों उनके दिल और दिल में लगे जख्म और बड़े होते जाते। न तो उनके पास कोई बड़ा पत्ता, नहीं बड़ी पूंजी। वे सत्ताहीन लोग थे, घर परिवार की सत्ता से खदेड़ दिए गए। वे रात के अंधेरे में चुपचाप रोदन करते रहते थे। जैसे जैसे लोगों के पास पूंजी बढ़ती, उनकी घरेलू मुश्किलें उसी अनुपात में बढ़ जाती थीं। एक रात बच्चों के सो जाने के बाद जब अपनी पत्नी के पास लेटा हुआ था तो पत्नी ने रहस्य भरी आवाज में कहा, एक बात कहूं? क्या है? मैं बहुत दिनों से कहने की जुगत में थी, लेकिन आपकी वजह से कह नहीं सकी। मैं क्या डरावना हूं? नहीं नहीं, वो क्या है कि रोज रात को हमारे कमरे में ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा है। ये तुम्हारा वहम है। कमरे में बच्चों और हमारे अलावा कोई भी तो नहीं होता, ये तो मैं जानती हूँ। रात को एक दो बार जागकर चुपचाप देखा भी मैंने, फिर भी कहीं से रुदन की आवाज़ लगातार आती है। पत्नी की आवाज़ थरथराने लगी। उसने पत्नी को आगोश में लेकर एक दो बार चूमा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अंदर का रुदन बाहर आने को था। वह रोकने की भरपूर कोशिश करने लगा, मगर आंसुओं की गर्म बूंदें जब पत्नी की नंगी छाती पर गिरने लगी तो बच्चों की तरह बिलख पड़ा। उसे याद नहीं कि पिछली बार वह कब जी भर के रोया था। माँ गुजरी तब भी नहीं, उससे पहले भी नहीं। उस रात वह पत्नी के आंचल में दुख का लगातार बड़बड़ाता रहा, माँ माँ माँ। धन्यवाद दोस्तों।